नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सनातन पर संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं कि सनातन को लेकर जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों को जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाने का निर्देश दिया है, यह निर्देश कहीं उल्टा न पड़ जाए बीजेपी पर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, तमिलनाडु में जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में ब्राह्मणों पर हमला बोला गया, उस परिस्थिति का लाभ तमिलनाडु की सरकार को मिलती हुई दिख रही है। ऐसे लगातार सर्वे रिपोर्ट में भी खबर आ रही है और स्वाभाविक तौर पर अभी भी तमिलनाडु में ब्राह्मणों के खिलाफ एक अलग तरीके की सोच है। और जब से संसद भवन में राजदंड के सहारे मोदी साउथ को साधने की कोशिश की है, ब्राह्मणों के खिलाफ एक उसी समय से माहौल बनने शुरू हो गई थी और वो माहौल सनातन के सहारे आग में घी डालने का काम किया है। वो तमाम लोग जो ब्राह्मण के विरोध को लेकर आज भी उसी तरीके से मजबूती के साथ खड़े थे, उन्हें एक आधार मिल गया एक बार फिर से तमिलनाडु की राजनीति को ब्राह्मण और एंटी ब्राह्मण में शिफ्ट करने का। तमिलनाडु से जो खबर आ रही है, खबर यही आ रही है कि सनातन के सहारे ब्राह्मणों को टारगेट लेके द्रविड़ पार्टी या मतलब करुणानिधि की पार्टी ने एक बार फिर से अपने बेस को काफ़ी मजबूत कर लिया है। इस बात की जानकारी मोदी तक भी है, लेकिन मोदी उस सनातन के नैरेटिव के सहारे तमिलनाडु से बाहर कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ास करके कांग्रेस को टारगेट करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को कम से कम इस नैरेटिव के सहारे हिंदी पट्टी में हराया जा सकता है, उनकी घेराबंदी की जा सकती है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि तमिलनाडु में ये दाव पूरी तौर पे स्टालिन की सटीक बैठी है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे जो राज्य हैं, उन राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया जाए कि कांग्रेस इस खेल में शामिल है और उसी रणनीति के तहत पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों को, बीजेपी के तमाम नेताओं को, तमाम गोदी मीडिया को ये आदेश हुआ है कि भाई सनातन पर संग्राम कराइए और ये जो भी हमला बोल रहा है उसको कहिए, इस तरीके से उसको पेंट करिए कि ये भारत पर हमला है। आज हेमंत विश्व शर्मा बिहार आए हैं, वो सनातन पर कुछ कह गए हैं, तो ज़रा पहले सुनिए कि वो सनातन को किस तरीके से तमिलनाडु के सहारे टीम इंडिया पर और ख़ास करके कांग्रेस को टारगेट किया है। लेकिन ये टारगेट ये भी दिखा रहा है कि बिहार जैसे राज्यों में जिस तरीके से राजनीति चल पड़ी है, वो राजनीति कहीं न कहीं तमिलनाडु की तरह ही यहाँ भी बीजेपी के लिए संकट खड़ी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। भले ही आज हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस को आरोपित करके बचने की कोशिश की, लेकिन गिरिराज सिंह जैसे नेता इस चीज़ को समझते हैं और वो अब किस तरीके से इन बातों को रख रहे हैं, ये भी समझने वाली बात है। सम्राट चौधरी भले उस राजनीति को नहीं समझ रहे हैं, सम्राट चौधरी जिस वर्ग से आते हैं वहाँ उस राजनीति को उस अंदाज में नहीं समझ रहे हैं। गिरिराज समझ रहे हैं कि कब किस वक्त जिस तरीके से चंद्रशेखर रामचरितमानस को साइनाइड से भी खतरनाक बता रहे हैं, जगदानंद सिंह सीधे सीधे तौर पर ब्राह्मण पर हमला बोल रहे हैं और आज शिवानंद तिवारी भी उस हम कूद पड़े, कई और नेता उदय नारायण चौधरी भी कूद पड़े। तो गिरिराज ये समझने लगे हैं कि ये बिहार है, बिहार की धरती पर कब जात करवट ले ले, कब धर्म की हवा निकल जाए, कहना मुश्किल है। इस सत्य को जो समझते हैं तो बड़ा जरा सुन लीजिए, विश्वकर्मा की भी बात सुन लीजिए, गिरिराज सिंह की भी बात सुन लीजिए और सम्राट चौधरी की भी बात सुन लीजिए। जब से ये इंडी अलायंस फॉर्म हुआ है देश में, उनका तुरंत बाद सनातन विरोधी बयान हर दिन आने लगे हैं।
जब ऐसा बयान आते हैं तो हमारा प्रश्न होता है कि इस बयानों का ऊपर कांग्रेस का प्रतिक्रिया क्या है। और हम लगातार देखता हूं कि कांग्रेस प्रतिक्रिया या तो नहीं देता है या तो बोलता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर भारत का 80% लोगों का जो विश्वास है, जो परंपरा है, उसका ऊपर प्रहार होता है और कांग्रेस इसमें कोई प्रतिक्रिया प्रकाश नहीं करता है, तो ये लॉजिकल है कि ये सारे चीजों का पीछे कांग्रेस ही है। तो इसीलिए हमारा देश का लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन हमारा सभ्यता को ध्वंस करना चाहते हैं, कौन हमारा विरासत को ध्वंस करना चाहते हैं, और इसीलिए हमें सारे लोग मिलके कांग्रेस को अगले चुनाव में एक बहुत बड़ा पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन ये स्पष्ट है कि इस देश में जो स्थिति उत्पन्न हुई, सारे लोग इस देश में घमंडिया गठबंधन बनाकर इस देश में मुंबई की बैठक में लोगों ने तय किया कि हम सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए अभियान चलाएं, जिसको तमिलनाडु से शुरू किया गया। फिर राजद के लोग लगातार इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्पष्ट तौर पर पूरी चट्टानी एकता के साथ सनातन धर्म को पूर्ण रूप से स्थापित के लिए प्रतिबद्ध है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल ही स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है पूरी भारत को कि हम सनातन के लिए आगे भी लड़ते रहेंगे और सनातन धर्म को भारत का प्रतीक बनाकर ही रखेंगे। उद्धव ठाकरे, लालू यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी देश से माफी नहीं मांगे हैं। यही है घमंडिया गठबंधन का सबूत। वो सोच रहे हैं कि हम देश को और बिहार को जात पात में बांट करके हिंदुओं को खत्म करेंगे, सनातन हिंदुओं को। और उसी का दुष्परिणाम है कि स्टालिन से लेकर के लालू यादव और नीतीश कुमार, ये दोनों आनंद ले रहे हैं सनातन हिंदू को मिटाने के लिए। अगर नहीं आनंद ले रहे हैं, जगदानंद सिंह ठीक ही कहा, कैसे बोल रहे हैं। अगर आनंद नहीं ले रहे हैं तो उनके शिक्षा मंत्री क्यों बोल रहे हैं। अगर आनंद नहीं ले रहे हैं, टीका लगाने के लिए बम्बई से लेके देवघर के मंदिरों में लालू यादव घूम रहे हैं। नीतीश कुमार छठ की पूजा की चर्चा करते हैं, मैं हिंदू हूँ। ये लोग हिंदू नहीं हैं, पाखंडी हैं। इन्हें बिहार सहित देश के सनातन हिंदुओं से माफी मांगना पड़ेगा। और मैं तो हिंदुओं को कहता हूँ, मेरे हिंदू भाई, पहले धर्म बचेगा, तब जात बचेगा, तब गोत्र बचेगा। इसलिए सब इकट्ठा हो, खास करके नौजवान हिंदुओं से तुम आगे आओ, नहीं तो आने वाले दिन में चाहे तुम किसी भी जात के होगे, ये तुम्हारे खात्मा का पूरा इंतजाम कर लिया है। आपने सुना, विश्वकर्मा राष्ट्रीय नैरेटिव को सेट करना चाह रहे हैं बिहार में। कांग्रेस यहाँ है ही नहीं, यहाँ क्या सेट कीजिएगा। यहाँ जो दल है, उस दल ने जिस तरीके से सनातन के नैरेटिव को सेट साधना बिहार में शुरू किया है, गिरिराज सिंह समझ गए हैं इस बात को। इसलिए गिरिराज सिंह कह रहे हैं बिहार के युवाओं, किस युवा को कह रहे हैं, पिछड़े वर्ग से, पिछड़ी जाति से आने वाले युवाओं को कह रहे हो कि भाई सनातन रहेगा तब न जाति रहेगा, तब न गोत्र रहेगा। क्योंकि उनको पता है कि जो पिछड़ी राजनीति है या पिछड़ा का जो राजनीति इस प्रदेश में है, वो ब्राह्मण विरोध उस राजनीति में कब उभर जाए, या मतलब सवर्ण विरोध कब हवा पकड़ ले, कहना मुश्किल है। किसी एक चूक से वो चीज़ें फिर से पलट सकती है। और कई बार
बिहार में मोदी ये प्रयोग किए हैं, लेकिन तमाम प्रयोग उनके विफल हो चुके हैं। 2015 में उन्होंने प्रयोग किया, औंधे में गिर गए वो। गिरिराज सिंह को अनुभव है। 2019 के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह को पता है, आर.के. सिंह को पता है, तमाम सवर्ण जो पॉलिटिशियन जो चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के टिकट पर, नीतीश कुमार को किस तरीके से नीतीश कुमार के कदमों के नीचे में बैठना पड़ा था, नाक रगड़ना पड़ा था, नीतीश कुमार को हाथ जोड़ना पड़ा था कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में चलिए, नहीं तो हम चुनाव हार जाएंगे। और वही गिरिराज सिंह हैं जिसके लिए नीतीश कुमार 3 सभा किए, आर.के. सिंह के लिए सभा किए, तो ये अश्विनी चौबे के लिए सभा किए, दरभंगा के लिए सभा किए। मतलब बीजेपी चुनाव जीते उन जगहों पर, इसके लिए नीतीश कुमार जो 1 बार नहीं 2-2 बार गए, 3-3 बार गए वहाँ, कि पिछड़ा और अगड़ा का कोई समीकरण न बैठ जाए, कहीं लालू यादव इस समीकरण को फिट करने में कामयाब न हो जाए। इस राजनीति को गिरिराज भी समझ रहे हैं, और जितने सवर्ण नेता हैं वो सारे सवर्ण नेता समझ रहे हैं। साथ ही क्योंकि सवर्ण नेता को अगर पिछड़ा का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो पिछड़ा को सवर्ण को का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये भी राजनीति बिहार में होती है ना। अगर मोतिहारी में अगर बनिया लोग राधा मोहन सिंह को वोट नहीं दिया, तो शिवहर में राजपूत उनको वोट नहीं देगा, क्योंकि सब एक दूसरे से कम्बिनेशन जुड़ा हुआ है। और ये कम्बिनेशन ऐसा है कि फेविकोल से भी तगड़ा जोर का है। यहाँ न धर्म चलता है, न भारत पाकिस्तान चलता है, यहाँ एक अलग तरीके की राजनीति चलती है, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। तो ये गिरिराज का ये कहना जो आपने सुना है, वो संकेत है कि बिहार में भी सनातन के सहारे मोदी जो नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं, उसकी पहिया आकर यहाँ फंस गई है। क्योंकि एक बड़ा मौका कह सकते हैं, जिस तरीके से 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान आरक्षण को लेकर संघ प्रमुख ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसको लालू हवा में उड़ा दिया, और फिर एक माहौल बनाने में वो कामयाब हो गए कि देखिए ये आरक्षण को ख़त्म कर देगा। ठीक उसी तरीके से सनातन को लेकर जिस तरीके से मोदी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं सनातन को, बिहार में बैकफायर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि तमाम पिछड़े जातियों का और जगदानंद सिंह जैसे नेताओं का जो बयान आ रहा है, वो सीधे सीधे ब्राह्मण पर हमला है। यहाँ वाद नहीं है, यहाँ ब्राह्मण पर हमला है। और अगर ब्राह्मण पर हमला हुआ तो सवर्ण में भी टूट होगी, ये भी बात समझिए। क्योंकि जैसे जैसे ब्राह्मण पर हमला शुरू होगा, क्योंकि जिस तरीके से बुद्ध पर हमला शुरू हो रहा है, जिस तरीके से बुद्ध के धार्मिक मान्यताओं पर चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ये सवाल बिहार के राजपूतों के बीच भी अब होने लगे हैं। भले वो सवाल का तरीका आनंद मोहन ढूंढ रहे हो, आनंद मोहन के सहारे वो बातें जा रही हों कि देखिए किस तरीके से राजपूत के इतिहास को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। और ये सारी राजनीति अगर ब्राह्मण विरोध के सहारे आगे बढ़ाने की कोशिश जो राजद कर रही है, उसमें कामयाब हो गई, तो फिर बिहार में 40 में 40 इनके हाथ से निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि सनातन के सहारे जिस राजनीति का नैरेटिव बिहार में सेट करना चाहते हैं, वो बिहार में वो कह सकते हैं उसका उर्वरा भूमि है ही नहीं। बिहार बहुत मुश्किल है धर्म के आधार पर जाति के जड़ता को तोड़ना। और इस बात को तमाम बीजेपी के जो समझदार नेता हैं इस बात को समझते हैं। मोदी भी इस बात को समझता है कि भाई यहाँ उस जड़ता को तोड़ना, जाति का जो जड़ता है उसको धर्म का कितना भी मुलम्मा क्यों न लगा लें, भारत पाकिस्तान कितना भी क्यों न कर दें, बहुत मुश्किल है तोड़ना। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि बिहार में सनातन को लेकर जिस रथ पर सवार होकर मोदी 2024 साधना सोच रहे हैं, वो रथ कहीं बिहार में ही न फंस जाए?